परसों रात में 8 से 9 के बीच में हम लोगों को सूचना मिली थी कि हमारा जो डीसीसी है, ये आरएसएस का जो कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर एक महिला सिपाही ने आत्महत्या कर ली है। वो कमरा 3 तरफ से उसमें दरवाज़ा था और 3 तरफ से दीवार थे और 1 तरफ से दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा तोड़ करके उनकी बॉडी को निकाला गया और आगे अनुसंधान किया गया। बॉडी को निकाल करके उसमें पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की गई। इस पूरी घटना के संदर्भ में कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने रख रहा है हम लोग। ये पूरी प्रक्रिया शुरू होती है हमारे समस्तीपुर जिले में अर्चना कुमारी महिला सिपाही 770 और सुमन कुमार सिपाही संख्या 1172। ये दोनों समस्तीपुर जिले लेवल में कार्यरत हैं काफ़ी दिनों से। जनवरी 23 में से लेकर के मार्च 23 के बीच में हम लोगों ने समस्तीपुर में जितने भी सिपाही हैं उन लोगों से, जो समस्तीपुर पुलिस लाइन में जितने भी बैरक्स हैं, उनकी आवंटन की एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत सभी सिपाहियों को ये मौका दिया गया कि आप आवेदन करें और आवेदन करने के पश्चात 19 मार्च को हम लोगों की आवास बोर्ड होता है पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार। एक आवास बोर्ड होता है जिसमें 6 सदस्यीय मेंबर होते हैं। उस आवास बोर्ड का काम होता है कि जितने भी आवेदन आए, चूँकि सभी की संख्या और बैरक की संख्या में मिसमैच हो जाता है, तो किसको आवास बोर्ड आवास अलॉट करेगा या नहीं करेगा, ये अलग अलग तथ्यों पर निर्धारित होता है। हम लोगों ने प्रायोरिटी बनाई थी कि जो लोग समस्तीपुर शहर के आसपास पोस्टेड हैं या जो पति पत्नी साथ में हैं, एक ही पति पत्नी दोनों ही पुलिस में हैं, या कुछ ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं, जिन्हें बाहर घर लेने में समस्या हो सकती है, इन लोगों को प्रायोरिटी में रखा गया था कि इनको घर आवंटित किया जाए। इसी प्रक्रिया में आवास बोर्ड की बैठक हुई और आवास बोर्ड ने 6 लोगों की बैठक के बाद एक निर्णय लिया और सभी सिपाहियों को बोर्ड आवास अलॉट हुए थे। उसी क्रम में डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर जिलाधीश के माध्यम से सिपाही 770 अर्चना कुमारी को आवास संख्या G3 पुलिस लाइन में अलॉट हो गया था। जब इस पुलिस लाइन में इनको आवास संख्या G3 अलॉट हुआ तो G3 अलॉट होने के बाद उनको उसमें शिफ्ट होना था, लेकिन अलॉटमेंट के 3 दिन के बाद उनका एक आवेदन आया और उस आवेदन में उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि उस आवास को जो है उन लोगों ने देखा होगा। और इनफैक्ट जब हम लोगों की ये आवास देने की प्रक्रिया होती है उसमें हर एक सिपाही से हम लोग पूछते भी हैं। और इस पूरी 6 बोर्ड की सदस्य 6 मेंबर की जो टीम थी, इसमें डीएसपी हेडक्वार्टर ने एक सिपाही से स्वयं बात की थी और आवास की संख्या भी उनको बताई थी कि आपको ये आवास दिया जा रहा है। तो महिला सिपाही अर्चना कुमारी को ये बताया गया था कि आपका जो आवास है वो G3 है। उनके द्वारा जो सहमति व्यक्त की गई तब उनको G3 दिया गया था। जिलादेश हुआ था ये 13/6 को। उसके बाद जिलादेश के 2 दिन के अंदर ही इनका एक लेटर आया जिसमें उन्होंने अनुरोध किया, उन्होंने उसका भौतिक निरीक्षण किया होगा, उन्होंने उसको नहीं ठीक लगा होगा, तो उन्होंने अनुरोध किया कि उस आवास को रद्द कर दिया जाए। उनके अनुरोध के आलोक में उस आवास को, उनको जो आवंटन था उसको रद्द कर दिया गया। और ये लोग पति पत्नी जो हैं, चूँकि दोनों पति पत्नी थे, पुलिस में थे, इसलिए इन लोगों को प्रायोरिटी पर लेते हुए हम लोगों ने आवास अलॉट किया था, लेकिन ये उस आवास में शिफ्ट नहीं हुए। 3 जुलाई को हम लोगों को सूचना मिली कि जो सिपाही सुमन कुमार थे, चूँकि आवास इनकी पत्नी के नाम से अलॉटेड था, लेकिन पति पत्नी चूँकि साथ में, तो दोनों ही उस आवास में रहेंगे, लेकिन आवास जो है इनकी पत्नी के नाम से अलॉटेड था। सुमन कुमार को जब वो आवास पसंद नहीं आया तो ये F3 जो कि अलॉटेड नहीं था किसी को भी, उसके अलॉटमेंट की प्रक्रिया फिर चालू होती, फिर आवेदन मंगाए जाते हैं और खाली जो आवास है उनको फिर बाकी सिपाहियों जो जिनको ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत की जो बिंदु हैं उनको ध्यान में रखते हुए फिर बोर्ड की बैठक होती है। बोर्ड की बैठक के पश्चात ही हम लोग आवास किसी को अलॉट करते हैं पुलिस लाइन में। ये पुलिस मुख्यालय का भी आदेश है, उसी आदेश के आलोक में हम लोग करते हैं। तो 3 जुलाई को आवास संख्या F3 जो कि इनके आवास के पास में ही था, फर्स्ट फ्लोर पे था इनफैक्ट, वो इन लोगों को पसंद आया। तो इन लोगों ने उस आवास को का जो ताला था उसको तोड़ करके उसमें ये निवास करने लगे। जब ये आवास को तोड़ करके निवास करने लगे तो 5 जुलाई को जो पुलिस लाइन के जीपी प्रभारी हैं उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया और बताया गया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है, जो आवास आवंटित नहीं था किसी को भी, उस आवास में ये ताला तोड़ करके घुस गए। जिसके आलोक में चूँकि ये कार्रवाई जो है वो अर्चना कुमारी ने नहीं की थी, सुमन कुमार ने ही की थी, इसलिए सुमन कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद उनको स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु पुलिस लाइन में बुलाया गया। जुलाई से लेकर सितंबर तक इनको 5 बार पुलिस लाइन में आए नहीं, बुलाया गया। हम लोग रिक्वेस्ट रूम में सस्पेंड करने के बाद लोगों को बार बार बुलाते हैं कि आइए, और बुलाने के बाद इनको मौका दिया गया कि जो आवास आपके नाम से आवंटित है आप उस आवास में शिफ्ट हो जाइए, और जिस आवास में आप अनाधिकृत रूप से घुस गए हैं, जिसका ताला आपने तोड़ा है, उस ताला तोड़ने के आरोप में ही आपको निलंबित किया गया है, तो कृपया उस आवास को खाली करें और जो आवास आपको आवंटित है उसमें जाएं। अगर आपको नया आवास चाहिए तो आप आवेदन करें और हम लोग फिर आवास बोर्ड की बैठक करते हुए आपको नया आवास अलॉट करेंगे। 4-5 बार इनको लगातार बोला गया और पुलिस लाइन से भी रिपोर्ट मांगी कि क्या आवास खाली किया गया, क्या आवास खाली किया, लेकिन बार बार हम लोगों को ये पता चला कि आवास खाली नहीं किया गया था। इनफैक्ट 8-9 तक, 5 सितंबर 2023 तक ये आवास खाली नहीं किया गया था। और जो हमारे पास फोटो प्रूफ्स हैं
जो दिखाते हैं कि 5 सितंबर को उस आवास में वही लोग रह रहे थे अनाधिकृत रूप से। तो उसके बाद फिर 5 सितंबर को जो ये लोग खाली नहीं किए हैं, 8 सितंबर को फिर सुमन कुमार को पुलिस थाने बुलाया गया और इनसे फिर कहा गया, इन्होंने भी अनुरोध किया कि निलंबन से मुक्त कर दिया जाए। तो इनको चूंकि निलंबन का जो आधार था वो यही था कि आप अनाधिकृत रूप से ताला तोड़ करके किसी भवन में घुसे हैं तो उसको खाली कर दीजिए, तत्पश्चात आपको निलंबन से मुक्त करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। फिर भी इनके द्वारा खाली नहीं किया गया था। तो 12/9 को फिर 12/9 घटना से एक दिन पूर्व ये दोनों पति पत्नी आवास संख्या जो इनको वास्तव में अलॉटेड था G3, उसमें ये 12/9 को शिफ्ट किए थे और ये 13/9 की घटना है। तो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था जो इनके आवास से रिलेटेड था। अब इस घटना को हम लोगों को समझना होगा कि ये घटना कैसे हुई, घटना का क्या कारण था। जब घटनास्थल पर हम लोग गए तो स्पष्ट हुआ कि उस दिन जब उनकी बॉडी पुलिस को जब सूचना मिली तो उस सूचना के पहले जो सुमन कुमार है इनके ही भाई को मृतिका ने अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना भेजी थी, जिसके बाद इन्होंने एक थाना के ड्राइवर को संपर्क किया। तत्पश्चात थाना को पता चला और पूरा थाना वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद जब उसका शीशा है वो शीशा तोड़ा गया तो देखा गया कि बॉडी वहाँ पर है। उसके बाद जो लकड़ी का गेट है उसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद बॉडी निकाली गई। जब ये हो रहा था तो सुमन कुमार स्वयं वहाँ उपस्थित थे। इनकी पत्नी का फ़ोन भी वहाँ पर मौजूद था। थाना प्रभारी और सब लोग पहुँच चुके थे, लेकिन उस समय चूँकि सब सिपाही लोग थे और ये सुमन कुमार थे सिपाही, इनके द्वारा उस समय वो मोबाइल जो इनकी पत्नी का था वो ले लिया गया, जो कि अभी तक पुलिस को नहीं दिया गया, लेकिन आगे अनुसंधान में उस मोबाइल की आवश्यकता है, वो इनसे मांगा जाएगा। मोबाइल इन्होंने ले लिया गया। उनकी पत्नी ने अपने देवर को सूचित किया था। उसके बाद ये पूरी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद हम लोगों ने जो DCC प्रभारी हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक अननेचुरल डेथ हुई है। तो इमीडिएटली अननेचुरल डेथ का कॉग्निजेंस लिया गया और अननेचुरल डेथ कांड संख्या नगर थाना में दर्ज किया गया है, जिसका कि अनुसंधान भी हो रहा है। इसके बाद अब पूरी घटना को जब हम लोग समझे कि आखिर ये हत्या थी कि आत्महत्या थी, तो पूरी तरह स्पष्ट हुआ कि चूंकि दरवाजा तीनों तरफ से बंद, दीवार 3 तरफ से थी और एक तरफ से सिर्फ गेट था और वो गेट भी बंद था। और उनसे मिलने वाले लोगों में अंतिम व्यक्ति इनके पति स्वयं ही संध्या में जाके शाम में 3 से 6 बजे के बीच में इनके पति ही वहाँ पर इनसे मिलने गए और कोई मिलने नहीं गया। तो इन्होंने जो सिपाही थी अर्चना कुमारी, उन्होंने गेट को अंदर से लॉक किया और उसके बाद आत्महत्या की। तो ये स्पष्ट हुआ कि आत्महत्या है। अब आत्महत्या के कारणों का हम लोग पता लगाने लगे। तो साथ ही इनके जब पति से भी पूछताछ हुई, इनके पति ने मीडिया को भी और थाने में भी फिर आवेदन दिया, इनके परिवार ने भी आवेदन दिया। तरह तरह के आरोप इन लोगों ने लगाए हैं। हर एक आरोप पे हम लोगों को समझना चाहिए कि किस आरोप पर क्या है। इनके परिवार के द्वारा और इनके द्वारा बोला गया कि लगातार 2 माह इनको रूम के लिए परेशान किया गया, लेकिन मैंने आपको बताया कि रूम जो है वो जून 2023 में ही इन्हीं के आवेदन पर जो रूम अलॉटेड था वही रूम इन लोगों ने कैंसिल करवाया था। तो जिस स्थिति में जब ये शिफ्ट हुए तब इन्हें कोई भी रूम आवंटन नहीं था। तो पुलिस लाइन में एक अनुशासित प्रक्रिया के तहत हम लोग कार्य करते हैं और जो रूम आपको आवंटित नहीं है उस नहीं आवंटित वाले रूम में आप नहीं जा सकते हैं और आप ताला तोड़ के अगर उसमें जाएंगे तो इसमें पुलिस लाइन के अधिकारियों ने जब रिपोर्ट किया तो इनको सस्पेंशन की कार्रवाई की गई। इनके द्वारा एक आरोप और लगाया गया कि जब ये बिना DO के अलाउ हो गया था शिफ्ट होना, तो पुलिस में या किसी विभाग में आदेश निर्गत होने की प्रक्रिया होती है। तो पुलिस में जिलादेश निर्गत होता है पुलिस अधीक्षक का। जिलादेश इनको G3 का निर्गत था, जिसमें वो गए नहीं। इन्होंने स्वयं G3 को रद्द कराया। F3 का कोई आदेश ही नहीं था। तो इनके द्वारा इनके परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है कि F3 की चाबी मांगने के लिए प्रताड़ित किया गया। तो F3 की चाबी के हकदार आप कभी थे ही नहीं। आपने F3 के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, लेकिन वो प्रक्रियाधीन था। वो तो बोर्ड की बैठक जब होगी तो बोर्ड उस पर निर्णय लेता कि F3 इनको देना है या किसी और को देना है। तो इनके नाम से जो आवास आवंटित था उस आवास की चाबी को लेकर कोई इशू नहीं है। F3 में ये किस तरह से प्रयास कर रहे थे जाने का ये स्पष्ट नहीं है। इनको वो आवंटित था नहीं, जबरदस्ती उसमें घुसे और ताला तोड़ करके घुस गए। अब इनकी पत्नी के द्वारा भी जो एक लेटर मिला है उसमें इनका हस्ताक्षर नहीं है, उसको सुसाइड नोट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने पुलिस अधीक्षक को लिखते हुए एक लेटर उसमें लिखा है। उसमें उन्होंने वर्णित किया है कुछ बिंदु, जिन बिंदुओं पर भी हम लोगों को बात करना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि ये आवास उनको मजबूरन खाली करना पड़ा। जो अंतिम समय हम लोगों को जो कमरा है उस कमरे से कागज मिला, उसमें लिखा है कि आवास मजबूरन खाली करना पड़ा। जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ बाथरूम की समस्या है, तो मेरी बेटी रोज़ रोती है, तो इसलिए मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकती हूँ। यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि ये लोग 12 सितंबर को ही शाम में शिफ्ट किए थे और ये घटना 13 तारीख की है। तो जो इन्होंने आवेदन में लिखा है कि रोज़ बेटी रोती है और वह जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ मजबूरन खाली करना पड़ा, जहाँ शिफ्ट हुए हैं वहाँ बाथरूम की समस्या है। तो ये लोग एक दिन पहले ही शिफ्ट हुए थे, 12 सितंबर को ही। तो 13 सितंबर को ये आवेदन कैसे लिखा गया? इस आवेदन में ये तथ्य कैसा है कि मेरी बेटी रोज़ रोती है, जबकि एक ही दिन हुआ था। 12 सितंबर को ही ये लोग G3 में शिफ्ट हुए थे। G3 में हो सकता है बाथरूम की समस्या हो, F3 में समस्या नहीं थी। F3 में ये लोग अनाधिकृत रूप से 2 महीने से रह रहे थे। तो जब इनको सस्पेंड से रिलीज़ नहीं किया गया कि आप खाली करिए, तब इन लोगों ने 12 सितंबर को, जब 8 को भी हमसे मिले थे, तो 8 को भी पुलिस लाइन में इन्होंने मिले थे ये लोग, तो बताया गया था कि आप खाली कर दीजिए तो आपको सस्पेंशन से रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन ये नहीं खाली किया और 12 तारीख को ये G3 में शिफ्ट किए। तो मात्र एक दिन हुआ था। तो जो ये तथ्य है कि रोज़ मेरी बेटी रोती है, उस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है, क्योंकि सिर्फ एक दिन इन लोगों को हुआ था।
आवास बोर्ड ने, मैंने आपको बताया, एक इनका आरोप है कि जो रूम है वो इनको मनपसंद नहीं मिला, तो आवास बोर्ड ने एक सिपाही से पूछताछ की थी। 6 लोगों की टीम थी और उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर ने एक सिपाही से बात की थी। इनके जो पत्र मिला है उसमें इन्होंने साफ लिखा है, महिला ने ही, कि मैं मानती हूँ कि मेरे पति से गलती हुई होगी। तो ये जो गलती है रूम तोड़ने की, ये पत्नी भी इनकी स्वीकार रही है। इनकी पत्नी भी एक बार पुलिस लाइन में निलंबन से अनुरोध करने के लिए आई थी, तो इनसे भी परीक्षा की गई थी कि आप लोग एक प्रक्रिया के तहत, एक आदेश के तहत किसी रूम में आपको दिया गया है तो आप खाली कर दीजिए उसको, उसके बाद हो सकता है आपको वही अलॉट हो जाए, लेकिन होगा सब कुछ नियम कानून के तहत ही। तो इन्होंने खुद में लिखा है कि मेरे पति से गलती हुई होगी, और इन्होंने लिखा है कि पति के चक्कर में पत्नी और बच्ची को परेशान किया गया, जबकि इनके पति को निलंबित किया गया। इनकी पत्नी के बारे में जो हम लोगों को अभी तक पता चला है वो सही लड़की थी, उनकी स्वच्छ छवि थी, उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई ऐसा उन पर वो नहीं है, और वो शायद उनको ना उन पर सस्पेंड किया गया, ना उन पर किसी तरह की कार्रवाई भी की गई थी। एक और आरोप इन लोगों ने लगाया है कि जीवन भत्ता भी इनका बंद कर दिया गया था। इनके परिवार ने भी, इनकी माँ ने भी आवेदन लिख के दिया, जो कि पूरी तरह गलत है। माह अगस्त तक, अभी सितंबर चल रहा है, अगस्त तक का जीवन भत्ता इनके अकाउंट में जा चुका है। पुलिस कार्यालय से जो सैलरी निर्गत होती है, तो जो लोग निलंबित होते हैं उनको उनकी सैलरी का आधा जीवन यापन भत्ता देने की प्रक्रिया है, वो जीवन यापन भत्ता इनको लगातार दिया गया है। अब सुमन कुमार के बिंदु पर हम लोग जब आएंगे, तो सुमन कुमार के बारे में हम लोगों ने पता किया, तो सुमन कुमार ताजपुर थाना में हॉक्स टीम जब हम लोगों ने बनाई थी जनवरी में ही, उस हॉक्स टीम में इनको ताजपुर थाना में दिया गया था। ताजपुर थाना से गोपनीय शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई थी, कई लोगों के द्वारा बताया गया था कि शराब माफियाओं के साथ ये उठते बैठते हैं, लेकिन जिसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं था, इसलिए इन पर कार्रवाई नहीं की गई। साक्ष्यों के अभाव में हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, लेकिन शिकायत थी, गोपनीय शिकायत ऐसी आ रही थी, इसलिए इनको वहाँ से, चूंकि हॉक्स एक बहुत सेंसिटिव टीम हम लोगों ने बनाई थी। अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि हॉक्स जो है वो छोटे छोटे शराब कारोबारियों के साथ मिल जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने इनकी जब शिकायत आई तो इनको हटा करके पुलिस लाइन क्लोज किया और इनको नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग का ऑर्डर किया, कि नॉन सेंसिटिव पोस्टिंग यानी कल्याणपुर थाना में रिजर्व गार्ड में इनकी पोस्टिंग दी गई। और इनकी जो पत्नी थी वो लगातार डीसीसी में पहले दिन से कार्य कर रही थी। डीसीसी कंट्रोल रूम में 8 घंटे की नौकरी होती है, फिक्स ड्यूटी आवर्स की नौकरी है। ये उन्हीं महिलाओं को दी जाती है जिन महिलाओं के ज़्यादा बच्चे हों, जिनको समस्या हो किसी तरह की। तो इनके 3 बच्चे थे, तो अपने फैमिली की केयर कैसे करेंगे? फैमिली की केयर करने के लिए इनको पुलिस लाइन में एक क्वार्टर दिया गया, फैमिली की केयर करने के इनको फिक्स ड्यूटी आवर्स दिए गए। लेकिन इनके पति को, चूँकि यंग थे और अच्छा काम कर सकते थे, इसलिए इनको चैलेंजिंग जॉब दी गई थी हॉक्स में, जो कि वो उसमें सही कार्य नहीं किए। गोपनीय सूचना आने पर इनको कल्याणपुर थाना में भेजा गया था। ये दोनों आवास अप्लाई करने के पहले प्राइवेट क्वार्टर में ही रह रहे थे, तब भी उनको वही तनख्वाह मिलती थी और अब भी वही तनख्वाह मिलती है। 5 माह जब प्राइवेट क्वार्टर में रहे, तब उनके बाद जब उनको पता चला कि ये प्रक्रिया चालू है, तब इन लोगों ने अप्लाई किया था। ये भी उसमें है कि ये लोग वित्तीय रूप से प्रताड़ित हुए, तो इस बात की भी हम लोगों ने जानकारी की। तो इनके बैंक अकाउंट चेक किए गए हैं, तो इनके बैंक अकाउंट में इन लोगों ने 20 लाख का, दोनों लोगों ने लोन ले रखा है घर बनाने के लिए, और उस लोन की एक भी ईएमआई इनकी डिस्टर्ब नहीं हुई है। इनके पास जो अकाउंट में पैसा था, इनके जो घर बनाने के लिए, पटना में घर बनाने के लिए 20 लाख का लोन इन लोगों ने लिया है, 10 लाख पति पत्नी के नाम से, उसकी एक ईएमआई इनकी अभी तक 1 सितंबर तक इनकी ईएमआई कटी है। तो पैसा नहीं होने जैसी कोई बात नहीं थी। और इनका जो ये तथ्य है कि इनको सस्पेंशन अलाउंस नहीं दिया गया, तो इनके अकाउंट में भी हमने चेक कर लिया है, ना सिर्फ पुलिस कार्यालय से पैसा गया है, जबकि इनके अकाउंट में भी पैसा रिसीव हुआ है। तो फाइनेंशियल जो तनाव है वो अभी तक की जानकारी में हम लोगों को नहीं दिखा है। फिर मुद्दा है कि परिवार के लोगों ने भी, इनकी मां ने भी आवेदन किया है, महिला की। इनकी मां ने जो आवेदन दिया, उन्होंने बार-बार लिखा है कि इनको डीएसपी हेडक्वार्टर ने एक कमरा स्वीकृत कर दिया था, उस स्वीकृत कमरे की चाबी मेजर नहीं दे रहे थे, इसलिए तरह तरह के आरोप मेजर पे लगाए। जैसे कि उन्होंने मीडिया को बताया कि मिठाई देने के आरोप लगाए हैं, हालांकि वो अनुशासित सिपाही है, फिर भी उनके द्वारा मीडिया के सामने जाके कैसे आरोप लगाए हैं इस बात की भी जांच होगी। लेकिन उनकी परिवार जो बता रहे हैं, वो परिवार ने भी आरोप लगाया है कि डीएसपी हेडक्वार्टर ने जब स्वीकृति कर दी, उसके बाद चाबी मांगने के लिए मेजर के द्वारा या अन्य पुलिसकर्मियों के द्वारा तरह तरह की प्रताड़ना की गई, जिसमें कि पैसे के लेन देन के भी आरोप इन्होंने लगाए हैं। तो पैसे के लेन देन के आरोप या मिठाई देने का जो आरोप मीडिया के सामने उन्होंने लगाया, उस पर हम लोग जांच करेंगे। लेकिन अभी इतना स्पष्ट है कि डीएसपी हेडक्वार्टर ने क्यों रूम इनको स्वीकृत नहीं किया था, क्योंकि वो रूम स्वीकृत करने के सक्षम पदाधिकारी ही नहीं है। रूम स्वीकृत करने के सक्षम पदाधिकारी सिर्फ और सिर्फ आवास बोर्ड है, स्वयं पुलिस अधीक्षक भी नहीं है। उसके लिए 6 लोगों का एक बोर्ड है, वो 6 लोग जिस पर रेडी होंगे, वही 6 लोग जब निर्णय लेंगे तभी उनको आवास मिलेगा। एक आरोप और इन लोगों ने लगाया है कि निलंबन से मुक्त नहीं किया गया, खाली करने का इनके द्वारा जो आवास मिला था वो इनके द्वारा खाली कभी उसमें गए ही नहीं, उसको रद्द करा दिया गया। और जो दूसरा आवास जो कि इनको नहीं आवंटित था, उसमें ये गए थे, तो उसमें जो ताला तोड़ा था, तो इनसे अनुरोध किया गया था कि भाई आप वो खाली कर दीजिए तो आपको निलंबन से मुक्त कर दिया जाएगा। तो ये आरोप निलंबन से मुक्त नहीं किया गया, उसका जवाब ये है कि निलंबन से मुक्त इसलिए नहीं किया गया था कि आपने जिस आरोप में आपने जो कमरे का ताला तोड़ा है, उस कमरे को आपने अभी तक खाली नहीं किया है। और 12/9 को ही सुसाइड करने के एक दिन पहले ये आवास खाली किया गया था। इस तरह से जो आरोप इन लोगों ने, साथ ही इन लोगों ने एक आरोप और लगाया है इनके परिवार ने कि जो आवास खाली करने वाली बात है, जीवन यापन भत्ता बंद करने वाली बात है,
वो जीवन यापन भत्ता मैंने आपको बताया कि उनको मिल रहा था। आवास खाली करने वाली बात पूरी तरह स्पष्ट है। साथ ही इन लोगों ने आरोप लगाया है कि इनके जो आवास था F3 जिसमें रह रहे थे उसमें समुचित व्यवस्था, F3 में सारी समुचित व्यवस्था थी, G3 में कोई समस्या। 2 महीने ये लोग अनाधिकृत रूप से जिस घर में रहे हैं वो इनको आवंटित नहीं था। इस तरीके से जो इनको आरोप थे, उसके बाद हम लोगों ने जो अननेचुरल डेथ कांड होता है उसको दर्ज किया है। इनके परिवार का आवेदन ले लिया गया है। उनके परिवार ने जो भी आरोप लगाए हैं उन सभी आरोपों को जांच करने के लिए 7 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है। उसमें 3 डीएसपी हैं, 2 इंस्पेक्टर हैं, 1 डीएसपी हम लोगों ने अपने जिले के बाहर को भी रखा है ताकि इनको ये ना लगे कि जांच में जो है जिले के ही लोग हैं। एसडीपीओ सदर दरभंगा को भी इसमें शामिल किया गया है, 2 इंस्पेक्टर भी हैं, 2 सब इंस्पेक्टर भी हैं। ये पूरी कमेटी इसकी जांच की। अब हम लोग ये तो स्पष्ट है कि आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या के पीछे का कारण क्या है? इसमें अभी हम लोगों को जो कुछ जानकारियां मिली हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ मनमुटाव चल रहा था। अब ये मनमुटाव क्यों था और किस वजह से था, इसमें भी हम लोगों के पास कोई तथ्य नहीं है। ये यूबी कांड दर्ज है और इसमें ये एसआईटी जो 7 लोगों की मिली है, एसआईटी के 2 मैंडेट हम लोगों ने बनाया कि वो जो आरोप लगा रहे हैं मेजर साहब पर या पूरी पुलिस लाइन पर कि पैसे का जो चाबी खोलने को लेकर के पैसे मांगे गए और मिठाई की जो बात आई है मेजर साहब पर, उसकी जांच ये 7 लोगों की टीम करेगी। साथ ही जो सुसाइड किया, इस सुसाइड का मूल कारण क्या है? सुसाइड तो किया स्पष्ट है, कहीं ना कहीं वो मानसिक तनाव में थी लड़की। और वो तनाव में क्यों थी? उसके पति को सस्पेंड किया गया था क्योंकि उन्होंने गैर कानूनी कार्य किया था, गैर विभागीय कार्य किया था, इसलिए सस्पेंड किया गया था। लेकिन पैसे का कोई तनाव अभी तक इनको नहीं दिख रहा है। इसके अलावा तो इनके जीवन में कोई तनाव नहीं था। क्या इनके पति का कोई और वो तो है? इसकी जांच भी कुछ आए हैं जिससे स्पष्ट होता है कि इसकी जांच भी बहुत आवश्यक है। तो 7 लोगों की जो टीम है ये इसकी पूरी तरह से जांच करेगी। तो इस तरीके से इस मामले में अभी तक जो फैक्ट आए हैं वो सारे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं और इस सारे फैक्ट को लेकर के एक एसआईटी हम लोगों ने बनाई है 7 लोगों की, जो इन सभी फैक्ट्स पर और साथ ही परिवार के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उस आरोप पर एक एक करके जवाब देगी और पूरी जानकारी इसमें करेगी। इनके द्वारा एक और आरोप लगाया गया है कि पुलिस लाइन में इनको बुला करके, जब पुलिस लाइन में इनको बुलाया गया तो इनसे कहा गया कि आप रूम खाली करिए। जब हमारे सिपाही पुलिस लाइन में हमारी बात को गंभीरता से नहीं सुनते हैं तो कड़े शब्दों में चेतावनी दी जाती है। तो इनको कड़े शब्दों में चेतावनी दी गई थी और बोला भी गया था कि आप रूम खाली करिए, क्योंकि हम लोगों की जो मंशा है वो ये थी कि विभागीय कार्रवाई अन्यथा ना हो, खाली कर दें तो उनको रिलीज करके उसका उस पीरियड को भी समाप्त कर दिया जाए। लेकिन जिस समय ये हुआ उस समय मेरे साथ डीएसपी हेडक्वार्टर और डीएसपी प्रोफेशनल और भी लोग बैठे हुए थे और जब इनको बोला गया कि आप रूम खाली कर दीजिए तब इनके द्वारा काफी एग्रेसिवली ये बात बोली गई। मैंने इनसे पूछा भी कि आपकी गलती, आप गलती स्वीकारिए, उस रूम को खाली करके इनके द्वारा एग्रेसिवली बोली गई कि मेरी गलती नहीं। तो ये भी एक फैक्ट है कि ये सुमन कुमार जो है शुरू से ही थोड़े से अग्रेसिव प्रवृत्ति के रहे हैं और बड़ी पदाधिकारियों के सामने किस तरीके से बात करना चाहिए। इनको कड़े शब्दों में चेतावनी, इन्होंने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल स्पष्ट है, कड़े शब्दों में चेतावनी पुलिस में दी जाती है, हर विभाग में दी जाती है। कोई भी अधीनस्थ हमारी बात नहीं सुनता तो हम लोग थोड़े कड़े शब्दों में बातचीत करते हैं। इनसे भी बात की गई थी और इनको बोला गया था कि आप जो है विभागीय प्रक्रिया, विभागीय नियमों का पालन करिए। जब वो नहीं किया गया तब जाकर के इनका सस्पेंशन की प्रक्रिया को, सस्पेंशन से रिलीज इनको नहीं किया गया था। तो 12 सितंबर तक लगातार इनको मौका दिया गया। 12 सितंबर को ये लोग उस रूम में शिफ्ट किए। शिफ्ट करने के बाद 1 दिन के अंदर सुसाइड हुआ है और उसमें इन्होंने लिखा है कि रोज इनकी बेटी रोती थी, रोज बाथरूम की समस्या थी, जबकि वो सिर्फ 1 दिन था। तो ये सारे तथ्य हैं। साथ ही और भी अगर कोई तथ्य है या और किसी कारण से इन्होंने इस सुसाइड के पीछे कोई और तनाव है, हो सकता है ये क्यूमुलेटिव स्ट्रेस होगी, इस बात का भी तनाव होता है कि भाई मेरा पति सुसाइड हो गया, या कोई और पारिवारिक तनाव था कि नहीं था, 3 बच्चों को पालने की जिम्मेदारी भी इनके कंधों पे थी और साथ ही 8 घंटे की ड्यूटी भी करनी है, 3 बच्चों को पालना। तो ये ओवरऑल फैक्टर्स जो हैं इसको लेकर के हुआ या किस तरह से सुसाइड हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं है। इस 7 लोगों की टीम को यही टास्क दिया गया है कि आइडेंटिफाई करें और जैसे हम लोग हर मर्डर केस का उद्भेदन करते हैं, हर लूट डकैती केस में जैसे हम लोग कार्य करते हैं, उसी तरह सभी तथ्यों को 7 दिन के अंदर ये टीम निकालेगी और फिर आपके समक्ष भी रख दिया जाएगा और बाकी सब लोगों को बताइए।